मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं किन की संविधान के एक और भाग मौलिक अधिकारों की। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, दो शब्द है, कौन कौन से? मानव अधिकार, मानव अधिकार, और एक शब्द है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मानव अधिकार क्या है? यानी जो मानव मनुष्य है उसको जो जन्म लेने के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो किन में आते हैं? मानव अधिकारों में आते हैं। यानी जो मनुष्य है उसको मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं वो क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, ये किसी देश की सीमा से क्या नहीं है? बंधे हुए नहीं है। क्या नहीं है? बंधे हुए नहीं है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार क्या है? सीमाओं से बंधे हुए हैं। किसी क्षेत्र विशेष की सीमाओं से क्या है? बंधे हुए हैं। इसके उलट मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार मानव होने के नाते जो अधिकार है, यानी जो व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसको जो अधिकार प्राप्त है वो मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और ये किसी क्षेत्र विशेष की सीमाओं से या किसी देश की सीमाओं से क्या नहीं है? बंधे हुए नहीं है। इसके उलट मौलिक अधिकार क्या है? किसी क्षेत्र विशेष या देश से क्या है? सीमाओं से बंधे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके संदर्भ में मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिक को या नागरिकों को जो राज्य है उसके द्वारा बनाए गए कठोर नियमों के विरुद्ध क्या प्रदान करती है? स्वतंत्रता। क्या प्रदान करती है? स्वतंत्रता। यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिकों को किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कठोर नियमों के विरुद्ध क्या प्रदान करती है? स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इनका नाम मौलिक अधिकार ही क्यों पड़ा? तो इनका नाम मौलिक अधिकार इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा न्यायिक सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। किनको? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं संविधान में इनका उल्लेख कहां। तो जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किनका वर्णन मिलता है मित्रों? मौलिक अधिकारों का। संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वो मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का मौलिक अधिकार। यानी जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 301 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और मौलिक अधिकारों से इनको हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के
द्वारा। ठीक है, तो मित्रों इनका उल्लेख कहां है? संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में किनका उल्लेख है? फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको कहां से लिया गया है, कैसे तैयार किया गया है। ठीक है, कब सबसे पहले कब इनका उल्लेख किया गया? तो 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में किनका उल्लेख किया है? फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, और इन्हें तैयार किनके द्वारा किया गया? तो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं इनसे संबंधित एक समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनसे संबंधित एक उप समिति थी, उनके अध्यक्ष थे JB करपलानी। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति उनके अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समिति के अध्यक्ष कौन? JB करपलानी। सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, जो किसने प्रस्तुत की? JL नेहरू ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है मैग्ना कार्टा। क्या है? मैग्ना कार्टा। तो मित्रों हम ये जानेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है। जो मौलिक अधिकार है उनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम 13वीं सदी में, कब? 13वीं सदी में 1215 ईस्वी में क्या प्रदान किए गए? लिखित अधिकार दिए गए वहां के नागरिकों को। उनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख है उन्हें भी किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है अधिकार पत्र, यानी जो अधिकार प्रदान करे। अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है? 13वीं सदी में यानी कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में लिखित में क्या सर्वप्रथम क्या दिए गए? अधिकार दिए गए, जिनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी। तो नंबर 1 है, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 में। नंबर 2 पर है स्वतंत्रता का अधिकार।
जिसका उल्लेख कहाँ है? 19 से 22 में। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख है 23 व 24 में। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है 25 से 28 में। नंबर 5 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका उल्लेख है 29 और 30 में। जो छठवां था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो हम 6 नंबर काउंट करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। ठीक है। नंबर 1 है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है 14 से 18 में। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार 25 से 28 में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 व 30 में। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किस में है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं समानता के अधिकार की। किसकी? समानता के अधिकार की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 12 की, यानी कि अनुच्छेद 12 किसको बताता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 12 में। तो अब हम ये जानेंगे मित्रों कि राज्य क्या है। यहां वो वाला राज्य नहीं है जैसे हमारा राज्य राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, कुछ भी हो चाहे वो। यहां पर राज्य क्या है? यानी जो कार्यकारी सरकार जो कार्य कर रही है, कार्यकारी संघ सरकार, संसद, कार्यकारी जो संघ सरकार है, संसद है, कार्यकारी जो राज्य सरकार है या विधानमंडल है, स्थानीय सरकार है, या कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जिससे सरकार से क्या सहयोग प्राप्त हो, क्या सहयोग प्राप्त हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ रहा होगा राज्य के अंतर्गत क्या आता है? यानी जो संघ सरकार है, राज्य सरकार है, विधानमंडल है, संसद है, स्थानीय स्वशासन है या स्थानीय जो सरकार है, इसके अलावा ऐसी संस्था, कोई भी वो संस्था हो जिसको सरकार से क्या प्राप्त हो? सहयोग प्राप्त हो, किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है ये कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया मित्रों, अमेरिका से। अमेरिका से कौन सा शब्द, न्यायिक पुनरावलोकन। तो अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि जो राज्य है या कोई संसद है वो कोई ऐसा कानून बना दे, क्या कर दे, कोई ऐसा कानून बना दे, वो कानून किन का, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। मौलिक संसद या राज्य कोई एक ऐसे कानून का निर्माण कर दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, हनन करता हो। तो जो उच्चतम न्यायालय है उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। यानी कि संसद कोई भी ऐसा कानून बना दे जो किनका हनन करता हो, मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन करता हो, तो उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं समानता के अधिकार की। किसकी, समानता के अधिकार की, जिसका उल्लेख कहां से कहां तक है मित्रों। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो समानता का अधिकार है उसका जो वर्णन है वो कितने आर्टिकल्स में किया गया है, तो वह 5। कई बार हम सोच लेते हैं कि 14 से 18 कितने हो गए, 4, तो नहीं 5। ठीक है, समानता का अधिकार। हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो विधि के समक्ष समानता है यह क्या है, यानी कि जो हमारा कानून है उसके लिए क्या है, सब बराबर है, कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। ये उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता है, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से, पूछ लिया जाए कि जो विधि के समक्ष समानता जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया मित्रों, ब्रिटेन से। ठीक है, एक शब्द है विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया, अमेरिका से। अमेरिका से क्या लिया गया, विधियों का समान संरक्षण। तो अब हम जान लेते हैं कि विधि क्या है। विधि का मतलब यहां है कानून से, यानी कोई भी जो कानून है, कानून सबको क्या करेगा, समान दृष्टि से देखेगा, कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 14 में। हालांकि इनके कुछ अपवाद हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो संविधान का आर्टिकल 361 मित्रों,
उसके तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो जो अपने पद पर है, ठीक है, तो वो जो भी निर्णय लेगा, कोई भी निर्णय ले चाहे वो उसके प्रति क्या नहीं है, जवाबदेह नहीं है। ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसका जवाब दे या नहीं दे, ठीक है। अगली बात, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उनके ऊपर दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, यह आर्टिकल 361 कहता है, ठीक है। 361 और क्या कहता है? 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल जब अपने पद पर बने हुए हैं तो उन पर गिरफ्तारी व कारावास की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। और मित्रों 361 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके पद पर रहते हुए कोई भी दीवानी मामला या दीवानी मुकदमा प्रारंभ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक स्थिति में प्रारंभ किया जा सकता है कि कोई दीवानी मुकदमा हमें प्रारंभ करना है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 माह पूर्व देनी होगी। मतलब 2 महीने पहले उसकी सूचना किसको देनी होगी? राष्ट्रपति या राज्यपाल को, ठीक है। तो ये विधि के समक्ष समानता का क्या है? अपवाद है। अब 361 क में एक बात और कही गई है, यानी यह संसद या कोई विधानमंडल, संसद या विधानमंडल से संबंधित कोई भी सत्य कार्रवाई है उसका प्रकाशन टीवी, अखबार, रेडियो आदि पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। देखिए, जो विधि के समक्ष समानता है इसके कुछ और भी अपवाद हैं। वो क्या है कि जो आर्टिकल 105 कहता है कि संसद में संसद का सदस्य, जो संसद का सदस्य है वो संसद में या उसकी समिति में कोई भी बात कहे, वो उसके या कोई भी जवाब दे, वो उसके प्रति क्या नहीं है? जवाब दे नहीं है। अब सेम प्रोसेस ये संसद पर लागू होती है। और जो 194 आर्टिकल 194 क्या कहता है कि विधानमंडल का कोई भी सदस्य किसी भी समिति या जो विधानमंडल है, जो विधान परिषद या विधानसभा है, उसके अंदर कोई भी जो बात कही गई है उसके प्रति क्या नहीं है? जवाब दे नहीं है, ठीक है। इसके कुछ और भी अपवाद हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है और जो उसकी एजेंसियां हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, जो राजदूत हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में भारत क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का
सदस्य। कब बना? 1945 में। ठीक है, तो आर्टिकल 14 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को लेकर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी को यह नहीं कह सकते कि आप इस धर्म से हो, इस जाति से हो, या आप महिला हो या पुरुष हो। इन सब को लेकर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत एक धारा जोड़ी गई है। वो क्या जोड़ी गई है? आर्टिकल 15(3). 15(3) क्या कहता है कि इसमें महिलाओं और बच्चों को क्या है? छूट प्रदान करने का प्रावधान है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों को अगर राज्य चाहे तो छूट प्रदान कर सकता है, जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। ठीक है, अब एक बात और है, वो है आर्टिकल 15(4), यानी एक धारा और है। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में किसका प्रावधान है? छूट का। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं उनको क्या प्रदान की जाए? शिक्षण संस्थानों में छूट प्रदान की जाए। ठीक है, अब एक धारा और है, वो है 15(5). सॉरी 15(5). 15(5) क्या कहती है कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में छूट दी जाए। यानी इसके उलट क्या है? 15(4). 15(4) क्या कहता है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्या दी जाए? शिक्षण संस्थानों में। 15(5) क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को किसमें? उच्च, जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या दी जाए? छूट। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में छूट का प्रावधान है वो किस में है? 15(5) में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता या रोजगार में अवसर की समानता। यानी कि अनुच्छेद 16 ये कहता है
कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार या लोक नियोजन प्राप्त करने के समान क्या दिए जाएं, अवसर दिए जाएं। यानी आर्टिकल 16 क्या कहता है, रोजगार या लोक नियोजन, एक ही शब्द है, रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहां से कम पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कहां से, इसकी धारा है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को किस में, रोजगार में यानी सरकारी नौकरियों में क्या दी जाए, छूट, सरकारी नौकरियों में छूट दी जाए। इसका प्रावधान कहां है, 16(4). ठीक है, यानी सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण का जो प्रावधान है, आरक्षण का जो प्रावधान है वो कौन सा आर्टिकल करता है, 16(4). अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो आरक्षण है वो कैसे प्रदान किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो जो आर्टिकल 340 आर्टिकल 340 क्या कहता है, आर्टिकल 340 कहता है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है, राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वो जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए, उनको छूट या आरक्षण प्रदान करने के लिए एक आयोग की स्थापना या आयोग का गठन कर सकता है। ये छूट किसको दी गई है, राष्ट्रपति को, किसके तहत, आर्टिकल 340 के तहत। ठीक है, तो पहली बार जो आयोग का गठन हुआ था वो था 1953 में। किसकी अध्यक्षता में उस आयोग का नाम क्या था, काका कालेलकर आयोग। किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1955 में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब की गई या गठन कब किया गया, तो 1953 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1955 में, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार में 1979 यानी 1979 में एक और आयोग की स्थापना की गई, जेबी मंडल, जिनके अध्यक्ष कौन थे, जेबी मंडल। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1980 में। 1980 में जेबी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन 10 साल तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। और 1990 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को
वीपी सिंह सरकार ने क्या प्रदान कर दिया? आरक्षण, 27% आरक्षण। ठीक है। अब इसके 2 साल बाद में 1992 है, उसमें नरसिम्हा राव सरकार है, वो 2 परिवर्तन लेकर आई कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको क्या प्रदान किया जाए? 27% आरक्षण। और जो उच्च वर्ग है उसको क्या आर्थिक रूप से 10% आरक्षण देने की बात की गई। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27% आरक्षण दिया जाए और जो उच्च वर्ग है उसको आर्थिक आधार पर, किस आधार पर? आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाए। तो ये जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो स्वीकार कर लिया, यानी अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन जो ये 10% आरक्षण वाला मुद्दा था इसको असंवैधानिक करारते हुए असंवैधानिक करार दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। जो ये 10% आरक्षण है वो अभी हाल ही में 2019 में आर्थिक आधार पर दे दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 103वें संविधान संशोधन के तहत जो उच्च वर्ग है उसको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जेपी मंडल था उसके आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण का? 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को आयोग गठित करने की जो शक्ति है वो कौन सा आर्टिकल देता है? तो 340। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 यह कहता है कि आप किसी के साथ छुआछूत जैसी हरकतें नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को यह नहीं कर सकते हैं कि आप इस धर्म से हैं, आप इस जाति से हैं कि आपने मेरे को स्पर्श कैसे किया। ठीक है। तो वो क्या है? दंडनीय है। इसका उल्लेख कौन करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये किसका अंत करता है? छुआछूत का अंत करता है। जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम की स्थापना की गई थी, जिसका 1976 में नाम बदल दिया गया। और क्या नाम कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके विरुद्ध क्या की जाएगी? कार्यवाही की जाएगी। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17।
ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 18 में। इसकी एक धारा है, वो कौन सी है? 18(1). 18(1) क्या कहती है? शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में क्या की जा सकती है? उपाधि धारणें की जा सकती है। ठीक है, एक धारा और है, वो क्या है? 18(4). 18(4) क्या कहती है मित्रों कि कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि धारण करे, या कोई विदेशी गवर्नमेंट है किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती है, तो उसको धारण करने से पहले उसको भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? मंजूरी। ठीक है, तो 18(1) क्या कहता है कि शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, और 18(4) क्या कहता है कि कोई भी जो विदेशी उपाधि है उसको धारण करने से पहले किसकी मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य जेबी कृपलानी है, आचार्य जेबी कृपलानी। इन्होंने क्या किया? 1977 में जो पद्म पुरस्कार और जो भारत रत्न है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या दायर कर दी? याचिका दायर कर दी। ठीक है, तो जो पद्म पुरस्कार हैं और जो भारत रत्न है वो 3 साल तक बंद भी रहे हैं। कितने साल तक है? 3 साल तक, 1980 तक। ठीक है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या किया जा सकता है? इनको धारण किया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले इनका उपयोग नहीं करेगा। किनका? पद्म पुरस्कार और भारत रत्न का। और 1980 में इन्हें वापस क्या कर दिया गया? चालू कर दिया गया। तो मित्रों, आज हमने बात की समानता के अधिकार की, जिसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। हमने बात की राज्य की परिभाषा के बारे में, विधि के समक्ष समानता के बारे में, जो क्या कहती है कि कानून सबके साथ एक व्यवहार करे, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद में हमने चर्चा की अनुच्छेद 15 की, यानी धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये कहता है कि रोजगार या जो लोक नियोजन है उसमें सबको समान क्या दिए जाएं? अवसर दिए जाएं। अनुच्छेद 17 में हमने बात की छुआछूत के अंत की। अनुच्छेद 18 में हमने बात की किसकी? उपाधियों के अंत की। ठीक है, तो हमारा जो समानता का अधिकार है वो अब होता है यहाँ पर कंप्लीट। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विस्तार से स्वतंत्रता के अधिकार को।